हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी सारथी। आज से हम इस चैनल के ऊपर क्लास 10th के लिए सोशल साइंस के सभी बुक्स की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। फिर चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो या फिर वो ज्योग्राफी हो। आज इस पहली क्लास में हम लोग सिविक्स सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। सिविक्स सीरीज़ के अंदर जितने भी चैप्टर्स आपकी सिविक्स बुक में आते हैं उन सबको हम एक एक करके कवर करेंगे, बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 ऑफ सिविक्स, जो कि है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या होता है? नाम से ही इसका थोड़ा थोड़ा मतलब हम समझ रहे हैं। पावर को बांटना ही पावर शेयरिंग होता है। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? तो चैप्टर में हम दो कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में इस पूरे पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को समझेंगे। वो दो कंट्री कौन है? तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। उसी में हम आपको डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है आपका स्टोरी ऑफ बेल्जियम। जैसा कि आपको बताया कि दो कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इस पावर शेयरिंग को, तो वो दो कंट्री कौन थी? पहली कंट्री तो बेल्जियम आ गई। दूसरी कंट्री कौन है? तो वो श्रीलंका है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपका। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक आपके इस बुक का, इस चैप्टर का शुरू करते हैं। वो क्या है? स्टोरी ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम क्या है? एक बहुत छोटी सी कंट्री है यूरोप के अंदर। इतनी छोटी है ये कि अगर हम इसको हरियाणा स्टेट के साथ कंपेयर करें तो हरियाणा का भी आधा निकलेगी। अब देखिए, हरियाणा से छोटी है, इसका सीधा सीधा मतलब कि हरियाणा से भी कम पॉपुलेशन होगी। बिल्कुल, हरियाणा से छोटी है एरिया वाइज भी और हरियाणा से छोटी है पॉपुलेशन वाइज भी। यहाँ की पॉपुलेशन रफली अराउंड 1 करोड़ होगी, जो कि हाफ ऑफ हरियाणा की पॉपुलेशन है। इसके बॉर्डर किन किन देशों के साथ लगते हैं? तो इसके बॉर्डर लगते हैं फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड्स। इन 4 देशों के साथ इसके बॉर्डर लगते हैं। यहाँ का ये जो कंट्री है आपकी, इसका कल्चर बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। बहुत ज़्यादा डाइवर्स कल्चर है। बहुत अलग अलग ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है, अलग अलग कल्चर को फॉलो किया जाता है, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ का जो कल्चर है, जो डाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। आप अगर इस फिगर को देखेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ पाएंगे यहाँ की एथनिक कॉम्पोजिशन को बताया गया है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? देखो, सबसे पहले आपको लिखा होगा डच, जो कि 59% लोग हैं। डच है क्या? तो डच लैंग्वेज है आपकी। डच बोलने वाले लोग 59% है पूरे बेल्जियम में। और वो लोग किस जगह पे रहते हैं? तो वो लोग रहते हैं फ्लेमिश रीजन में। 59% लोग जो है वो डच भाषा बोलते हैं और फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। वहीं 40% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और वोलोनिया रीजन में रहते हैं। बचे हुए 1% जो है वो जर्मन भाषा बोलते हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा आपने देखा, ये पूरी कंट्री लेवल पे देखा है आपने एथनिक कॉम्पोजिशन। अब यही बेल्जियम का जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? ब्रुसेल्स है। बी से बेल्जियम, बी से ब्रुसेल्स। अब जो एथनिक कॉम्पोजिशन आपने कंट्री लेवल पे देखा है, वही सेम एथनिक कॉम्पोजिशन अब हम कैपिटल लेवल पे देखेंगे यहाँ पे आपका। ब्रुसेल के अंदर 20% जो हैं वो डच बोलने वाले लोग हैं और आपके जो 80% लोग हैं वो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। अब यहाँ पे देखिए, कंट्री में क्या था? डच बोलने वाले लोग ज़्यादा थे 59%, फ्रेंच बोलने वाले लोग कम थे 40%। लेकिन कैपिटल में बिल्कुल उल्टा हो गया। कैपिटल में क्या है? आपके 20% लोग जो हैं वो कौन से हो गए हैं? डच बोलने वाले लोग, जो कि पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में थे, कैपिटल में आके माइनॉरिटी में हो गए। जो लोग पूरी कंट्री में माइनॉरिटी में थे, फ्रेंच लोग, कैपिटल में आकर के इन्हीं के मेजॉरिटी बन गई है यहाँ पे। तो बस वही समझाने की कोशिश की है कि पूरे कंट्री के अंदर जो लोग मेजॉरिटी में हैं वो लोग कैपिटल में माइनॉरिटी में आ गए, और जो पूरी कंट्री में माइनॉरिटी में हैं वो कैपिटल में आकर के आपके मेजॉरिटी में आ गए। तो यही जो एथनिक कॉम्पोजिशन इतना कॉम्प्लेक्स है, इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर के अंदर यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक दूसरे कंट्री की, जो कि है श्रीलंका आपकी। श्रीलंका की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक बहुत छोटा सा देश है, एक आइलैंड देश है बेसिकली आपका ये। और ये है कहाँ? अगर हम तमिलनाडु के कुछ नीचे जाए, थोड़ा सा सदर्न कोस्ट की तरफ हम जाए, तो श्रीलंका आपका शुरू हो जाता है। श्रीलंका बहुत छोटी कंट्री है आपकी। इसके बाद जो श्रीलंका है, इसकी जो पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली आपकी 2 करोड़ की पॉपुलेशन इसके अंदर है, जो कि सेम है हरियाणा की पॉपुलेशन जितनी यहाँ पे। इसी के साथ यहाँ की भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, हमको देखने को मिलती है यहाँ पे। अगर इसमें भी अगर आप इस फिगर पे देखेंगे, नीचे वाले फिगर में, तो यहाँ की एथनिक कॉम्पोजिशन को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ की एथनिक कॉम्पोजिशन कैसी है? यहाँ पे ना श्रीलंका के अंदर 2 टाइप के लोग रहते हैं। एक है सिन्हालास बोलने वाले लोग और दूसरा है तमिल बोलने वाले लोग। सिन्हाला बोलने वाले लोग कितने? तो 74% लोग हैं।
तमिल बोलने वाले कितने लोग हैं, तो 18% है यहाँ पे आपका। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे, तमिल बोलने वाले में भी दो टाइप के तमिल है। एक वो जो कि श्रीलंकन तमिल्स के नाम से जाने जाते हैं, और दूसरे वो जो कि इंडियन तमिल्स के नाम से जाने जाते हैं। अब ये इंडियन तमिल्स कहाँ से आए श्रीलंका के अंदर, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे, कॉलोनियल टाइम पे इंडिया से कई सारे लोगों को प्लांटेशन लेबर्स की तरह श्रीलंका में लेके जाया गया था, और वहीं पे इसी वजह से श्रीलंका के अंदर इंडियन तमिल्स आकर के बसने शुरू हो गए। कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिशर्स ने फोर्सफुली इंडिया से कई सारे प्लांटेशन वर्कर को श्रीलंका में जाने के लिए बोला, ताकि वो लोग वहाँ पे प्लांटेशन कर सकें। इसीलिए श्रीलंका के अंदर हम लोगों को इंडियन तमिल्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो हो गया, तो इंडियन जो आपके टोटल तमिल स्पीकर्स है वो 18% है, श्रीलंकन तमिल 13% है, इंडियन तमिल 5% है आपका यहाँ पे। अगर हम रिलीजन की बात करें, बेसिकली सिन्हाला बोलने वाले लोग बुद्धिस्ट रिलीजन से आते हैं, बुद्धिज्म फॉलो करते हैं आपका। वहीं तमिल बोलने वाले जो लोग हैं वो लोग दो रिलीजन से हैं मेजरली, एक है हिंदू और दूसरा है मुस्लिम। मेजरली यही दो रिलीजन आपकी आती है। इसके अलावा 7% क्रिश्चियंस, दोनों सिन्हाला और तमिल दोनों साइड है आपकी, ठीक है। तो 7% दोनों साइड थोड़े थोड़े बटे हुए हैं आपके क्रिश्चियंस। नहीं तो मेजॉरिटरली सिन्हाला कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म। आपके तमिल कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं, हिंदू या फिर मुस्लिम। और 7% क्रिश्चियन जो है वो दोनों साइड आपके बटे पड़े हैं यहाँ पे आपका, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे बोली गई थी। जो श्रीलंका की अगर आप ऊपर वाला इमेज अगर आप देखोगे तो आपको इसमें ना थोड़ा ऑरेंज पोर्शन देखा जाएगा। अगर आप ऑरेंज पोर्शन देखोगे तो ये कौन सा इलाका है, नॉर्थ ईस्ट का इलाका है। बस इसी इलाके के ऊपर श्रीलंका के तमिल्स ने मांग की थी कि इलाका आप हमें दे दो। सिन्हाला और श्रीलंकन तमिल्स के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी। तो श्रीलंकन तमिल्स क्या कहेंगे, ये जो आपका ऑरेंज शेडेड पोर्शन है, जिसको हम नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन बोलते हैं, फिर नॉर्थ और ईस्ट का पोर्शन बोलते हैं, ये वाले पोर्शन की मांग कौन कर लेगा, श्रीलंकन तमिल्स कर लेंगे यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब ये जो वर्ड आया है मेजॉरिटेरियनिज्म, इसका मतलब क्या है। देखिए, मेजॉरिटेरियनिज्म के अंदर एक वर्ड आ रहा है मेजॉरिटी, बस यहीं से इसका मतलब निकाल लो। मेजॉरिटी मतलब जो लोग बहुमत में हैं। श्रीलंका के अंदर प्रॉब्लम हमने देखी कि दो टाइप के लोग थे, सिन्हाला और आपके तमिल। तमिल में भी दो टाइप के लोग बटे पड़े थे। तो इस प्रॉब्लम को, इस एथनिक कॉम्पोजिशन को सॉल्व कैसे करेगी वहाँ की गवर्नमेंट। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या अपनाया, मेजॉरिटेरियनिज्म के कंसेप्ट को अपनाया। इस कंसेप्ट के तहत क्या होता है, जो लोग आपके मेजॉरिटी में होते हैं उनकी बातों को सुना जाता है। अब इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, श्रीलंका जो है इंडिया की आज़ादी के जस्ट 1 साल बाद आज़ाद हो गया, ऐसे याद रख लीजिए। इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, श्रीलंका आज़ाद हुआ जस्ट 1 साल बाद। हमारे जस्ट नीचे ही तो है, तो जस्ट 1 साल बाद 1948 में। तो इन 1948 श्रीलंका जो था गेन इट्स इंडिपेंडेंस। श्रीलंका ने अपनी इंडिपेंडेंस को गेन कर लिया है 1948 के अंदर। और यहाँ पे गवर्नमेंट किसकी बनेगी, देश आज़ाद हो गया तो सरकार भी तो बनेगी। तो सरकार किसकी बनेगी, सिन्हाला कम्युनिटी। सिन्हाला बोलने वाले लोग जो थे वो लोग बहुमत में थे, मेजॉरिटी में थे। इन लोगों ने अपनी सरकार बना ली यहाँ पे। ये जो सरकार बनी है ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लोगों ने वोट डाल करके इस सरकार को चुना है। लेकिन ये चुनी हुई सरकार काम मेजॉरिटी के फेवर में करेगी। मतलब क्या, जो सरकार चुन कर गई वो सिन्हाला सरकार है आपकी, ये काम किसके लिए करेगी, सिन्हाला के लिए करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि पूरी कंट्री में सिन्हाला ही मेजॉरिटी में है, सिन्हाला की ही सुप्रीमेसी है। तो यहाँ पे क्या किया, जो पूरे कंट्री में जो लोग मेजॉरिटी में थे गवर्नमेंट ने उसी को फेवर किया। 1956 के अंदर कुछ एक्ट्स पास किए जाएंगे, जिस एक्ट के तहत श्रीलंका के अंदर वन एंड ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाएगा सिन्हाला को। मतलब पूरे सिन्हाला में सिर्फ एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, वो होगी आपकी सिन्हाला। पूरे श्रीलंका में एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी जो होगी आपकी सिन्हाला लैंग्वेज। इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा फेवर करती थी सिन्हाला लोगों को, जो कि मेजॉरिटी में थे आपका। अब ये सब देख करके जो तमिल थे उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आपकी जो सरकार थी उन्होंने क्या कर दिया, बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। बुद्धिज़्म कौन फॉलो कर रहे थे, सिन्हाला ही तो फॉलो कर रहे थे। तो सिन्हाला को एक तरीके से गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ही आपके प्रिविलेजेस देने शुरू कर दिए। गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह उनको, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ वगैरह उन्हीं के फेवर में हुआ करती थी, यूनिवर्सिटी पोजीशन वगैरह उन्हीं के फेवर में हुआ करते थे यहाँ पे आपका। इसी के साथ ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज आपके सिन्हाला को ही बना दिया गया था। और जो गवर्नमेंट थी वो प्रोटेक्ट कर रही थी बुद्धिज़्म को, जो कि सिन्हाला का ही था बुद्धिज़्म, वही लोग फॉलो करते थे आपका। तो ये सब देखते हुए ना बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा श्रीलंकन तमिल्स को, लगेगा बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा यहाँ पे आपका।
अब तमिल्स जो हैं ये लोग अपनी मांग उठाएंगे कि हमारी भी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, क्योंकि हम भी श्रीलंका के अंदर रह रहे हैं। हमारी मात्रा भले ही कम है लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि आप हमारी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज ना बनाएं यहाँ पे। इसी को लेकर के फिर यहाँ पे श्रीलंकन आपके जो तमिल्स थे यहाँ पे और जो सिन्हाला लोग थे इनके बीच में अब थोड़ा सा टेंशन बनना शुरू हो जाएगा, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे आपका। इसके बाद ये लोग मांग करना शुरू कर देंगे कि हमें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो हमने पीछे देखा था, ये रहा, ये देखिए जो येलो, ये जो आपका शेडेड पोर्शन है ऑरेंज कलर में, ये कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट पोर्शन। यहाँ पे इसीलिए जो आपकी श्रीलंकन तमिल थी वो यहाँ पे रहना इसलिए पसंद कर रही थी क्योंकि वो चाहते थे ये इलाका श्रीलंका से कट जाए, और जब ये कट जाएगा तो एक अलग देश बन जाएगा। अलग देश बनेगा तो इसमें कौन रह रहे हैं, श्रीलंकन तमिल, तो वो लोग अपने हिसाब से अपने देश को चलाएंगे। इतना सब कुछ होने के बाद लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे कि यहाँ पे आपका सिविल वॉर जैसी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। अब ये वर्ड क्या है सिविल वॉर, मतलब क्या होता है सिविल वॉर का? सिविल वॉर का मतलब होता है आपका गृह युद्ध, हिंदी में इसको बोलते हैं, मतलब अपने ही घर में युद्ध होना। क्या मतलब हुआ, जब श्रीलंका के अंदर दो कम्युनिटीज, कौन सी, सिन्हाला और तमिल, आपस में लड़ेंगे तो इसे सिविल वॉर बोलते हैं। अपने ही घर में जब दो या दो से ज़्यादा लोग लड़ने लग जाते हैं उसे सिविल वॉर कहते हैं। अगर इंडिया में आज की डेट में कोई दो कम्युनिटीज़ लड़ने लग जाए तो क्या होगा, इंडिया के अंदर सिविल वॉर होगा। सेम वैसे ही श्रीलंका के अंदर दो कम्युनिटी, कौन सी, सिन्हाला और तमिल बोलने वाले लोग जो थे, इन दोनों के बीच में अच्छी खासी लड़ाई होगी, तो इसे हमने नाम क्या दे दिया, सिविल वॉर। इस सिविल वॉर की वजह से, अब देखिए वॉर है तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग मरेंगे आपके, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे वो मरे इस सिविल वॉर की वजह से। और ये सिविल वॉर कब जा कर के एंड होगा, 2009 में जा कर के आपका ये सिविल वॉर ख़त्म होगा। और जब 2009 में सिविल वॉर ख़त्म होगा तब जा कर के श्रीलंका के अंदर थोड़ी शांति बन के आएगी। तो आपने देखा कि श्रीलंका की सरकार ने यहाँ के एथनिक कॉम्पोजिशन के साथ कैसे डील किया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अभी आपने पढ़ा कि श्रीलंका की सरकार ने वहाँ के अपने कॉम्पोजिशन के साथ कैसे डील किया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि बेल्जियम की सरकार ने वहाँ के एथनिक कॉम्पोजिशन के साथ कैसे डील किया। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, बेल्जियन गवर्नमेंट डिड अ ग्रेट जॉब मैनेजिंग कम्युनिटी डिफरेंसेस, political revert their constitution 4 times between 1970s and 1993, each time creating a new framework for governing। 1970 से लेकर के 1993 तक के बीच में बेल्जियम की सरकार ने यहाँ पे 4 बारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, चेंज करना। ये अमेंडमेंट एक लीगल वर्ड है आपका थोड़ा सा, ये अमेंडमेंट वर्ड हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लगाया जाता है। जब भी हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज किया गया है तो हम बोलते हैं यहाँ पे आपका अमेंडमेंट किया गया है। यहाँ पे चेंज ना वर्ड यूज़ करके अमेंडमेंट वर्ड को यूज़ किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार चेंज कर, इसलिए हम बोलेंगे 4 बार अमेंडमेंट किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार आपका 1970 से लेकर के 1993 के बीच में आपका अमेंडमेंट किया गया। अब देखिए बेल्जियम के मॉडल को कैसे अपनाया गया। आप साइड में इमेज अगर देख रहे होंगे तो इसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है आपका, सबसे पहले पॉइंट में बोला गया है कि जो आपके ऑल ओवर कंट्री के अंदर जो डच लोग हैं, नंबर ऑफ डच जो हैं और नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो हैं, उन लोगों को इक्वली मिनिस्ट्री के अंदर लिया जाएगा। मतलब क्या, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी पूरे कंट्री की गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने लोग डच के लिए जाएंगे उतने ही लोग फ्रेंच के लिए जाएंगे। मतलब इक्वल लोग आएंगे डच कम्युनिटी से भी और फ्रेंच कम्युनिटी से भी आपके यहाँ पे। इसी के साथ जो लॉज वगैरह पास किए जाएंगे उसमें दोनों की मेजॉरिटी होना ज़रूरी है। किसी एक की मेजॉरिटी से काम नहीं चलेगा, दोनों साइड फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की भी मेजॉरिटी होनी चाहिए और आपके डच स्पीकिंग लोगों की भी मेजॉरिटी होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ये बोलता है। सेकेंड पॉइंट में आपको क्या बोला गया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थी वो कई सारी पावर आपकी स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई यहाँ पे। पहला क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या आपका, स्टेट गवर्नमेंट का पॉइंट। बहुत सारी पावर जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। और ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे काम करेगी, नहीं। स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग काम करेगी अपने इलाके में, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग काम करेगी अपने एरिया के अंदर। ऐसा नहीं है दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, नहीं, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, दोनों का अपना अलग काम है, दोनों के पास अपनी अलग पावर है यहाँ पे। थर्ड क्या बोला है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे आपका, 2 टाइप की सरकार तो हमने बना दी, एक सेंट्रल लेवल पे बना दी, एक स्टेट गवर्नमेंट बना दी, अब तीसरी गवर्नमेंट बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब है यहाँ पे आपका कि जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं उन लोगों की अपनी एक अलग गवर्नमेंट बना दो। मतलब फ्रेंच बोलने वाले लोगों में से कुछ लोग खड़े होंगे एज अ कैंडिडेट, 3-4 लोग खड़े होंगे, उन 3-4 में से वोट कौन डालेंगे, फ्रेंच वाले लोग ही वोट डालेंगे।
फ्रेंच में से लोग खड़े हुए और फ्रेंच वाले लोग ही वोट डालेंगे, जो भी कैंडिडेट उनमें से जीत जाएगा वो कैंडिडेट उनका रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा, यहाँ पे आपका वो कैंडिडेट उनके इलाके से जीत जाएगा। अब ऐसा क्यों किया गया आपका? करने के पीछे रीज़न ये था कि फ्रेंच लोग किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से एक फ्रेंच बंदा ही बता सकता है। आपकी प्रॉब्लम आप ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकते हो, ना कि कोई और। सेम यहाँ पे भी एक कंसेप्ट अपनाया गया कि फ्रेंच बोलने वाले लोग जो हैं, फ्रेंच स्पीकर्स जो हैं, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ रही है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ के साथ वो जूझ रहे हैं, इनको समझने के लिए वह आपका फ्रेंच का अगर इंसान होगा, अगर फ्रेंच का इंसान इलेक्टेड होगा, चुन करके आएगा, तो वो इन प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से एड्रेस कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से रिलेट कर सकते हैं। अब अगर वो प्रॉब्लम ही अच्छे तरीके से समझ पाएगा तभी तो सोल्यूशन अच्छा निकाल पाएगा। इसलिए यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट का कंसेप्ट निकाला गया आपका। तो आपके फ्रेंच की अपनी एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी और डच की अपनी एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी आपके यहाँ पे। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट करेगी क्या? तो इसको याद रख लीजिए सेल से, CEL। C इज फॉर कल्चरल, E इज फॉर एजुकेशन एंड L इज फॉर लैंग्वेज। CEL, कल्चरल, एजुकेशन, लैंग्वेज, सेल का काम करेगी। इन कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास कुछ रिस्ट्रिक्टेड पावर्स है। पावर्स कल्चरल मैटर्स के साथ डील करना, एजुकेशनल मैटर्स के साथ डील करना और लैंग्वेज के मैटर के साथ डील करना। यही काम आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट कर सकती है, फिर चाहे वो फ्रेंच की हो, फिर चाहे वो आपकी डच की हो। ठीक है। एंड फोर्थ टाइप आपका क्या बोला गया है? सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रुसेल। हमने देखा था जब हमने प्रॉब्लम पढ़ी बेल्जियम की, तो बेल्जियम के अंदर डच लोग मेजॉरिटी में थे और ब्रुसेल जो कि कैपिटल थी उसमें डच लोग माइनॉरिटी में थे। तो यहाँ पे क्या किया गया? पूरे बेल्जियम की एक अलग गवर्नमेंट बना दी गई है और ब्रुसेल्स जो कि इनकी कैपिटल थी वहाँ पे एक अलग गवर्नमेंट बना दी गई है। तो ये 4 स्टेप फॉलो किए गए ताकि यहाँ पे हर एक कम्युनिटी का इंसान, चाहे वो डच हो चाहे वो आपका फ्रेंच स्पीकर्स हो, सारे अच्छी तरीके से यहाँ पे रह पाए। ये 4 चीज़ों को इन्होंने यहाँ पे फॉलो किया था। इसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है? आपका इतना बेस्ट मॉडल बेल्जियम ने प्रेजेंट किया कि दुनिया भर में इनकी वाहवाही होने लगी। अब इसके टाइम पूरे यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन यूनियन क्या है? तो यूरोप की कंट्रीज़ का ना एक ग्रुप है जिसे हम बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। इन यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया कि हमारा एक हेडक्वार्टर होना चाहिए। वो हेडक्वार्टर किसको बनाया? ब्रुसेल्स को। तो याद रखिएगा यूरोपियन यूनियन क्या है? ग्रुप ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़। यूरोपियन कंट्रीज का आपका ग्रुप है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। ठीक है, तो यही है आपका अकोमोडेशन इन बेल्जियम। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या है? कुछ लर्निंग्स के बारे में बात करेंगे। क्या क्या समझ आया हमें इस चैप्टर से यहाँ पे आपका? तो पहली चीज़ यहाँ पे हमको ये चीज़ रियलाइज़ हुई, अगर हम बेल्जियम का केस देखेंगे यहाँ पे, इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबली ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन्स। बेल्जियम के लीडर्स को ये चीज़ समझ आई कि अगर हमें अपनी कंट्री की यूनिटी को मेंटेन करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग हर कम्युनिटी के फीलिंग्स और उनके इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करें, चाहे वो मेजॉरिटी में हो चाहे वो आपकी माइनॉरिटी में हो। Such a realization resulted in mutual acceptable arrangement for a sharing power. इस रियलाइजेशन की वजह से डच लोगों ने फ्रेंच को एक्सेप्ट किया पूरी कंट्री के अंदर, तभी फ्रेंच लोगों ने कैपिटल के अंदर डच लोग को एक्सेप्ट किया यहाँ पे। तो दोनों को रियलाइज हुआ कि दोनों अगर साथ में रहेंगे तब जाकर के कंट्री की यूनिटी मेंटेन होगी, कंट्री डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। इसलिए दोनों के रियलाइजेशन की वजह से पावर शेयरिंग बहुत अच्छी तरीके से हो पाई बेल्जियम के अंदर। वहीं अगर श्रीलंका के केस को अगर हम थोड़ा सा समझें तो श्रीलंका के केस में इसका एकदम उल्टा हुआ है। वहां पे मेजॉरिटी के कंसेप्ट को अपनाया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? थोड़े टाइम तो चला वो कंसेप्ट आपका, लेकिन लॉन्ग रन में अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ा। सिविल वॉर जैसे इश्यूज देखने को मिल गए, कंट्री की यूनिटी के ऊपर थ्रेट आ गई यहाँ पे कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि हम जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वो हम लोग एक अलग कंट्री बना देंगे। तो कंट्री की यूनिटी को थ्रेट हुआ ना यहाँ पे। तो बस वही बेल्जियम ने अपनी यूनिटी को मेंटेन करके रखा, श्रीलंका के अंदर यूनिटी को थ्रेट पहुंचा है कई बार यहाँ पे, और सिविल वॉर जैसे सिचुएशंस भी पैदा हुए हैं। आगे देखें तो हमारा है वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। अब पावर शेयरिंग करना क्यों डिजायरेबल है, क्यों जरूरी है? 2 रीजन है इसके, एक है प्रूडेंशियल रीजन, एक है मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन में क्या बोला गया आपका यहाँ पे कि पहली चीज बोली गई कि ये ना आपके रिड्यूस करता है कन्फ्लिक्ट्स को डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में। मतलब क्या? अलग अलग सोशल ग्रुप्स जो है उनके बीच में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसके चांसेस को ही खत्म करता है, बहुत कम कर देता है उनके बीच के चांसेस को। दूसरी चीज स्टेबिलिटी लेकर के आता है, आपकी पॉलिटिक्स के अंदर स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है यहाँ पे और एक बहुत अच्छा आउटकम आपको ला करके देता है। वही मोरल रीजन क्या बोलता है कि पावर शेयरिंग स्पिरिट है डेमोक्रेसी की।
डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है पावर शेयरिंग, पावर को बांटो तभी ट्रू डेमोक्रेसी आपकी मानी जाती है। तो मोरल रीजन में क्या बोला गया कि ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। अब लोगों के पास ये राइट है कि वो लोग जिस तरीके से चाहे गवर्नमेंट को कंट्रोल करें। क्यों? क्योंकि लोग ही तो आपके इलेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी में अपनी गवर्नमेंट को। डेमोक्रेसी क्या होती है? लोकतंत्र, जिसे हिंदी में बोलते हैं, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार इज लोकतंत्र। तो जब लोग अपनी सरकार को चुनेंगे तो लोग डिसाइड करेंगे ना कि सरकार कैसा काम करे। तो बस इसीलिए तो पावर किसके पास है? लोगों के पास भी है। डेमोक्रेसी में ट्रू पावर किसके पास होती है? लोगों के पास होती है। यहाँ पे पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है हमारी आपकी डेमोक्रेसी के अंदर। यहाँ पर पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सभी रीजंस की वजह से। दो रीज़न है, प्रूडेंशियल और मोरल रीज़न। चलिए अपने लास्ट टॉपिक को कवर करते हैं, जो कि है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के 4 मेजर फॉर्म्स होते हैं, उनको ही हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला फॉर्म है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या बोला गया है आपका कि हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? मैथ्स में हमने पढ़ा है हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है लेटी हुई लाइन, बस वही निकाल। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग के अंदर में आती है। ये क्या है? ये लोग एक दूसरे के ऊपर ना चेक एंड बैलेंस का सिस्टम अपनाते हैं। जो लेजिस्लेचर का काम क्या है? एल से लेजिस्लेचर, एल से लॉ बनाना, लॉ मेकिंग। तो लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाने का। एग्जीक्यूट करना मतलब क्या होता है? लागू करना आपका। और जुडिशरी मतलब इनका काम क्या होता है? न्यायपालिका बोलते हैं इसको, कोर्ट वगैरह आपके जुडिशरी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर लेजिस्लेचर कुछ गलत काम करते तो वो एग्जीक्यूटिव देख लेती है, एग्जीक्यूटिव कुछ गलत काम करते तो लेजिस्लेचर उसके ऊपर क्वेश्चनिंग उठा देती है, अगर ये दोनों कुछ गलत काम करते तो जुडिशरी इनके ऊपर क्वेश्चन उठा देती है। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या बोला गया? 3 ऑर्गन, गवर्नमेंट की 3 ऑर्गन्स आती है। पहली लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा आपकी जुडिशरी, और इन तीनों के बीच में एक सिस्टम चलता है। उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? चेक एंड बैलेंस का सिस्टम, चेक एंड बैलेंस सिस्टम। सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है आपका? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसमें क्या होता है? फेडरल गवर्नमेंट का कंसेप्ट आ जाता है। हॉरिजॉन्टल में कौन सा कंसेप्ट था? ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट का। वर्टिकल में कौन सा कंसेप्ट आता है? फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट आपका नेक्स्ट चैप्टर ये है फेडरलिज्म के बारे में, लेकिन थोड़ा सा अगर हम देखें फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, तो बेसिकली फेडरल का मतलब होता है एक ऐसी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है एक ऐसी गवर्नमेंट जिसकी पावर को बांट दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हमारी 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। फर्स्ट इज योर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड इज योर स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड इज योर लोकल गवर्नमेंट। तो हमने पावर को क्या किया? गवर्नमेंट की पावर को 3 हिस्सों में बांट दिया। बस वही होता है फेडरलिज्म, वही होता है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट मीन्स पावर को बांट देना बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट के बीच में, डिफरेंट लेवल्स में बांट देना पावर को। यहाँ पे तो आपका यहाँ पे जो डिफरेंट स्टेजेस में बांट दिया जाता है आपका, उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसके पास ज़्यादा पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास थोड़ी कम होती है पावर, और लोकल गवर्नमेंट के पास उससे कम होती है। नाउ थर्ड पॉइंट क्या बोला गया आपका? Many social and linguistic group can also share power. On such example is the Belgium model of community government. अब यहाँ पे सोशल और लिंग्विस्टिक ग्रुप के बीच में भी पावर डिवाइड हो सकती है। याद कीजिए जैसा हमने पढ़ा था बेल्जियम के केस में कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी, उनको भी हमने थोड़ी पावर दी थी यहाँ पे, बस वही इसके अंदर आएगा कि लैंग्वेज और सोशल ग्रुप के बेसिस पे भी हम पावर शेयर कर सकते हैं। लास्ट आपका क्या बोला गया? पावर शेयरिंग जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, प्रेशर ग्रुप्स के बीच में, कुछ मूवमेंट के बीच में भी हम पावर को बांट सकते हैं। जनता के पास पावर होती है आपके यहाँ पे, ठीक है? तो पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट के बीच में ही पावर को शेयर किया जाता है। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कौन सी है? 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जिसको ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट भी आता है, जिसको ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी आप कह सकते हो। सेकेंड, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, जिसको कि फेडरल गवर्नमेंट के नाम से भी कह सकते हो। थर्डली, सोशल लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें कि आपने कम्युनिटी गवर्नमेंट जो कि बेल्जियम में पढ़ा था वो बता सकते हो। एंड फोर्थ यहाँ पे क्या बोला गया आपका कि प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह के बीच में जो पावर बटी होती है, सिटीजन्स के बीच में, जनता के बीच में जो पावर बटी होती है, वो भी पावर शेयरिंग के अंदर ही आती है। तो चलिए हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया यहाँ पे आपका। अब हम कंप्लीट कर लिए इस चैप्टर को।